ठीक। अच्छा जी हम, अच्छा अब हम बात कर रहे थे इलास्टिसिटी की। तो एक चीज आपने याद रखनी है, इलास्टिसिटी जो है वो शो करती है रिलेशनशिप प्राइस और डिमांड की बस। लेकिन ये नहीं बताती कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है और प्राइस के कम होने से डिमांड ज्यादा हो जाती है। ये तो लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा हुआ है। तो ये क्या बताती है? कितना चाहिए, अबिलिटी ऑफ डिमांड टू रिस्पॉन्ड टू चेंज इन प्राइस। कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आएगा। अगर ज्यादा चेंज आएगा तो हम कहते हैं इलास्टिसिटी हाई है। अगर डिमांड में कम चेंज आएगा तो हम कहते हैं इलास्टिसिटी लो है। और इलास्टिसिटी हाई को क्या बोलते हैं? इलास्टिक। और लो को क्या बोलते हैं? इन इलास्टिक। ये तो आपको पता है। अच्छा अब हम अगर इसको देख लें, यहाँ मैं बता, यहाँ हम जल्दी से इसकी सारी डायग्राम्स को अगर हम देख लें कि अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, तो अगर आपका डिमांड कर्व जो है वो कुछ ऐसी है, तो ये कौन सा डिमांड कर्व? ये डिमांड कर्व कौन सा है? ये इलास्टिक है क्योंकि ये जरा फ्लैट हो रहा है। और अगर हम वैसे भी देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि एक प्राइस आप यहाँ ले लें और नीचे यहाँ डिमांड भी ले ली आपने। तो अगर आप प्राइस को थोड़ा सा भी चेंज करेंगे, बढ़ा दें या कम कर दें, एक ही बात, तो डिमांड में बहुत बड़ा चेंज हमें यहाँ पर नजर भी आ रहा है। इसका मतलब है कि ये चेंज जो है वो प्राइस का है और ये चेंज हमें डिमांड का नजर आ रहा है। तो ये इलास्टिक है। अच्छा ओके और राइट। और लेकिन अगर आप एक चीज जो गौर करने वाली है वो ये कि कल भी आप बात करते वो ये कि ये एक पॉइंट है ना? इस पे एक सर्टन प्राइस है और डिमांड भी है। और एक पॉइंट आपके पास कौन सा है? वो है एक ये पॉइंट, है ना? तो इसका मतलब है कि ये जो मैं चेंज दिखा रहा हूँ ये मूवमेंट अलोंग द कर्व ही हो रही है। यस। इसका मतलब है इसमें इनकम टेक्स टैक्सेस वगैरह ये कुछ भी नहीं आना। ये मूवमेंट अलोंग द कर्व दिखा रहा है। इसका मतलब है इसमें सिर्फ प्राइस के चेंज को दिखाना है कि डिमांड पे क्या हो। नॉन प्राइस फैक्टर का जिक्र तो इसमें करना ही नहीं है पीईडी के अंदर। अच्छा वैसे करते हैं अगर आप बात करें। अच्छा इसी तरह अगर हम इन इलास्टिक की बात करते हैं तो वो आपको पता है कि क्या होता है किस तरह का? वो स्टीप हो जाता है ऐसे। ये भी डिमांड कब है? ये इन इलास्टिक हो गया। ओके। और इन इलास्टिक कैसे होगा ये? कि अगर आप यहाँ पर भी दो वैल्यूज ले लेंगे और दूसरी वैल्यू हमने यहाँ से ले लेते हैं, तो प्राइस में चेंज मैं कर रहा हूँ लेकिन डिमांड में कोई खास चेंज हमें नजर नहीं आ रहा। अगर मैं इसे कलर भी कर दूं, ये देखो, और ये कर दूं, तो बहरहाल आपको तो इस तरह से नहीं किया जाएगा। आपने तो शेप देके ही पहचान लेना है कि ये इलास्टिक है कि इन इलास्टिक। अच्छा अब आपके पास ये तो दो हो गए ना। हम अगर मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर कि ये जो है पीईडी ग्रेटर देन वन है। अभी एक सवाल आपसे पूछना है मैंने, ये पीईडी लेस देन वन है। सवाल ये वन क्या चीज है? वन है 1% चेंज प्राइस में आएगा। वेरी गुड। 1% चेंज अगर प्राइस में आएगा तो कितने परसेंट चेंज डिमांड में आ रहा है? तो इस अगर मैं ये कहता हूं यानी कि जब भी आपने पीडी निकालनी है तो वन से कंपेयर करना है क्योंकि आप ये बता रहे हैं कि 1% प्राइस के चेंज आने से क्या चेंज आ रहा है। तो अगर पीडी लेस देन वन मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब आपका आंसर वन से कम आ रहा है। लेट्स से 0.8 0.2, इस परसेंट चेंज से 0.8% तो वो लेस रिस्पॉन्सिबल। इसका मतलब है एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि आप लेस देन वन के लिए हम एक वर्ड इन इलास्टिक तो लिखते हैं। और क्या वर्ड होता है कि पीईडी इज लो, ये आपने याद, वो भी यही है। क्या आप ये भी लिख सकते हैं कि पीईडी इज लेस रिस्पॉन्सिव? ये सारे वर्ड इसी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और एमसीक्यू में वो कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं पीईडी की डेफिनेशन। वो अगर मैं आपको यहाँ पे लिख भी दूं अगर, तो मैंने आपको क्या बताया है? प्राइस इलास्टिक डिमांड क्या होती है
ये डिमांड की एबिलिटी है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूं कि एबिलिटी ऑफ द डिमांड टू रिस्पॉन्ड, आसान लफ्जों में, ठीक है, ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस। अच्छा, ये जो मैंने एबिलिटी लिखी है, एबिलिटी के लिए एक आपके पास वर्ड भी हो सकता है, ये एबिलिटी ऑफ द डिमांड टू रिस्पॉन्ड, वो क्या है जी, आप रिस्पॉन्सिवनेस लिख दें। ये अगर नहीं लिखना चाह रहे इतनी लंबी सी बात, तो आप ये लिख दें, वो रिस्पॉन्सिवनेस भी एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड ही है। अच्छा, अब तो इसमें ये क्या बता रहा है, प्राइस बढ़ने की या कम होने की बात नहीं कर रहा ये। प्राइस बढ़े, अगर मैं कहता हूँ कि डिमांड लेस रिस्पॉन्सिबल, तो प्राइस बढ़ रही है तब भी डिमांड कम चेंज हो रही है, प्राइस कम हो रही है तब भी डिमांड कम चेंज हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिमांड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। रिलेशनशिप दोनों का क्या रहेगा, हमेशा नेगेटिव। प्राइस ने बढ़ना है तो डिमांड ने कम ही होना है, लेकिन कितनी कम हो रही है ये सवाल है, वो डिपेंड करता है। अच्छा, इसी तरह ग्रेटर देन वन का भी आपको पता ही है, ठीक है, वो इलास्टिक है, उसके लिए क्या कहेंगे, पीडी इज हाई और पीडी इज मोर रिस्पॉन्सिबल, हम ये बोलते हैं, या इसको इलास्टिक तो हम बोल रहे थे, पीडी इज हाई, वो भी हम बात हो गई। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है क्या चीज, कि यूनिटरी इलास्टिक। अच्छा, उसके बारे में नॉर्मली ना कई ये कह देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, हाइपर बोला डिमांड। अच्छा, ये मैं भी इस पे बात अभी करता हूँ, लेकिन एक बात पहले आपको बतानी है मैंने, सीधे ले लो, मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। ये हाइपरबोला की अभी मैं बात करता हूँ। एक और टर्म है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लीनियर डिमांड, जो एक नॉर्मल स्ट्रेट लाइन डिमांड का है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पहले बना दो, ये देखो, मैं यहाँ पर ये एक नॉर्मल डिमांड का बनाया है, जो नॉर्मली तो टेंडेंसी नहीं रख रहा, आपको नहीं पता चल रहा है इसको देख करके इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है। इसे लीनियर क्यों बोल रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन बोलते इसलिए, तो मैं लिख देता हूँ लीनियर। अच्छा, अब लीनियर डिमांड का जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो जरा देख लो। सर ये हाइपरबोला डिमांड, नहीं नहीं ये नहीं है। वो भी अच्छा, आप कंफ्यूज हो रहे हो, हटाओ इसको, हटा दो। अच्छा, ये ना अब आपने गौर करना है, अगर लीनियर डिमांड का आपको आता है, जो कि आता भी है पेपर में, तो अगर इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट यहाँ पर जो पीईडी है वो ग्रेटर, वो इक्वल टू वन हो, यूनिटरी लॉस। और आपको अब क्या सर कैसे पता चलेगा, लिख तो दिया है। आपने ये देखना है, दो चीजें हैं, पीईडी इक्वल टू वन की जो आपने पहचानी होती है, अभी आपने, हमने डेफिनेशन तो यहाँ लिखी है पीईडी की, ये है पीईडी। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है, पीईडी का परसेंटेज चेंज, पीईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर, ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सही हो गया। अच्छा चलिए, ये तो बात समझ आती है। अब आपने ये बताना है कौन सी चीज नहीं भी पढ़ाई भी उन्होंने, वो भी मुझे बताना है। अच्छा, ये कोई चीज आप, सर इसके अंदर तीसरा नहीं है, पीडी है यूनिटरी का, हाँ नहीं, अभी तो प्राइस राशि से नहीं निकले, वाईडी पे कहाँ चले गए, ये पढ़ाया हुआ है, ये पढ़ाया हुआ ना अभी भाई, हाइपरबोला नहीं पढ़ाया हुआ। अच्छा, ये फॉर्मूला है आपके पास, तो अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बनाऊं, मैं कहूँ कि ये प्राइस है और यहाँ पर ये क्वांटिटी है, और मैं कहता हूँ प्राइस जो है ना वो 5 थी, और वो बाद में हो गई, जो डिमांड थी वो 20 थी, और प्राइस जो है ना वो लेट से 10 हो गई, और जो आपकी डिमांड है ना वो हो गई लेट से 15। तो मैं पूछूं कि ये डिमांड इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है, क्या कहेंगे, इन इलास्टिक है।
कैसे बता? सिर्फ दोनों में तो 5 का चेंज आ रहा है खाली। वो 5 कम हो बढ़ रही है, वो 5 कम हो रही है। सर लेकिन वो पहले क्वांटिटी उसकी बहुत ज्यादा थी। अगर परसेंटेज देखते हैं तो अभी भी बहुत कम पहुंच हो परसेंटेज गए। देखते हैं ना, परसेंटेज देखते हैं, वैल्यू नहीं। तो वही मैं पूछ रहा था, एमी क्यों कह रहे हो कि वैल्यू देखे? वैल्यू तो देखनी नहीं, आपको परसेंटेज निकालनी है। तो जब परसेंटेज निकालोगे तो ये जो प्राइस की परसेंटेज निकलेगी कितनी? 100% चेंज। फॉर्मूला अप्लाई करके देखो कितना चेंज आ रहा है। 5 का ओरिजिनल कितनी? 5 इंटू 100, 100%। इसको निकालो कितना आएगा? 5/20 है। 5/20। अच्छा हाँ जी, हाँ जी। चेंज कितने का? 5 का। 5/20 और 5/20 इंटू 100 क्या आया? 25%। 25%। तो प्राइस में 100% चेंज, डिमांड में 25%। तो आंसर आपका 1 से छोटा हो जाएगा। यही है ना? अगर मैं यहाँ में लिख दूं इसको क्या होगा? क्या चेंज आया जी? आपने बोला 25% डिवाइडेड बाय 100%। ये तो हो गया ना काम। तो आंसर हमारा आ गया कितना? 0.25। तो बिल्कुल ये इनइलास्टिक हो गया। अच्छा, कैलकुलेट भी करना आपको आता है? एक और पेज में तक एक ही होता एक ही है, ये अगला खोलना पड़ेगा। खैर अभी मैं आपको पीडी बता रहा था। पीडी इक्वल टू 1 है। अच्छा, एक तो हम पहचानते हैं इस तरीके है। से। ऐड हो गया। अच्छा, यहाँ पर तो 1 नहीं आ रहा। अगर आंसर 1 नहीं आ जाए तो क्या होगा? आंसर मान लो जाए तो यूनिटरी हो गया। यूनिटरी हो जाएगा। अच्छा ओके, यूनिटरी को पहचानने का एक और तरीका है। पीईडी अगर 1 हो जाता है तो इसको ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए तो हमें पता चल जाएगा यूनिटरी रास्ते का। एक और तरीका क्या है कि अब मैं यहाँ पर 3 चीजें लूंगा। एक प्राइस, एक मैं ले रहा हूँ क्वांटिटी, और एक मैं ले रहा हूँ टोटल रेवेन्यू। और अब मैं अगर वही वैल्यू लेता हूँ 5, और क्वांटिटी सर तो दिए नहीं होता टोटल रेवेन्यू। दिया होगा आपको, पेपर में दिया होगा। जब वो पूछेंगे जो मैं पूछने लगाऊं तो देंगे। अच्छा, अब रेवेन्यू कितना आ गया? 20 नहीं, वो क्या करिए? 50। रेवेन्यू आ गया 50, क्योंकि रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो अब प्राइस हो गई लेट से 10, और आपकी डिमांड हो गई लेट से 5। तो आपका आंसर आ रहा है 50। आप अब फॉर्मूला अप्लाई ना भी करें, अगर प्राइस के बढ़ने या कम होने से आपका टोटल रेवेन्यू अनचेंज रहे तो वो यूनिटरी लास्ट है। जितना चेंज डिमांड में आ रहा है, प्राइस में आ रहा है, उतना ही डिमांड में आ रहा है। तो एक बात का तो आपको वैल्यूज ना दी होंगी तो आपको ये कहेंगे कि प्राइस को चेंज करने से रेवेन्यू अनचेंज रह रहा है। तो बताइए कौन सी राशि? आपको जब देखो फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए आपके पास प्राइस की भी 2 वैल्यूज चाहिए, डिमांड की भी 2 चाहिए। वो ना दी हो फिर आपको इसको इस्तेमाल करना। अच्छा, अब जो मैं ऊपर बात कर रहा हूँ लीनियर डिमांड कर्व की, कि मिड में इक्वल टू 1 होता है। मतलब अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर इक्वल टू 1 आएगा। अगर आप रेवेन्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो भी सेम रहेगा। अच्छा, लेकिन ये जो अपर हाफ है आपका, सर अगर प्राइस 2 होगा, क्वांटिटी 25 हो, फिर क्या हो? प्राइस क्या हो जाए? प्राइस 2 हो जाए। नहीं, नीचे वाली 10 वाली जो ये कितनी करनी? 2 2 कर दी। ये नहीं, 2 कर दी हमने प्राइस, और वो 25 हो जाए क्वांटिटी। इसको 25 कर दिया। तो अब आप, अब क्या हो रहा है? रेवेन्यू सेम है लेकिन वो उसकी चेंजिंग तो ज्यादा है। अब रेवेन्यू सेम तो आपने कर दिया, वो आपकी बात सही है। तो प्राइस कम होने से डिमांड को क्या हो रहा है? ज्यादा हो रही है। तो आपके ख्याल में नहीं, ज्यादा तो हो रही है, रेवेन्यू तो उतना ही रह रहा है। तो ये यूनिटरी इलास्टिक है। प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ रही है, ये तो बात सही है। जितना चेंज प्राइस में आ रहा है उतना ही डिमांड में भी आ रहा है। हाँ, उतना ही रहा है बस। लेकिन मैं इस फॉर्मूले में जाना नहीं चाह रहा, क्योंकि आपने जो फॉर्मूला पढ़ा वही ठीक है। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे ना फॉर्मूले से तो आंसर 1 आना चाहिए। तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हम देख रहे हैं रेवेन्यू सेम है तो 1 ही आएगा। अच्छा, अब ये मैंने जो बताया लीनियर डिमांड का, ये सेंटर में इक्वल टू 1 है। और रीजन यही है कि आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर या तो इक्वल टू 1 आएगा या रेवेन्यू वहां पर सेम रहेगा, अगर 2 वैल्यूज ले लें सेंटर से कोई भी। अच्छा, ये जो ऊपर वाला पोर्शन आपको नजर आता है, कौन सा? ये वाला इलास्टिक। अपर हाफ जो हमें नजर आता है। अपर हाफ में अगर लीनियर डिमांड कब है तो आपकी जो प्राइस रेशियो डिमांड है वो क्या होती है? जी, पीईडी इज ग्रेटर देन 1। ये आपने याद रख लेना, पढ़ा हुआ है ना स्कूल में।
तो ओ लेवल में तो था ही नहीं, ये बात थी ही नहीं। और आपका अगर जो है निचले वाला तो इसमें होगा क्या, पता क्या चलेगा कि ये वाकई ग्रेटर देन वन है। अब इसी को ले लो, आपका आंसर क्या आएगा, वन से ज्यादा। एक बात। और दूसरा, ये जो मैंने अभी टेबल बनाया है, यहाँ पे हम वैल्यूज चेंज कर लेते हैं, नीचे वाली चेंज करते हैं। हम यहाँ कर लेते हैं जी, क्या प्राइस कम हो रही है, लेट से कितने चले जाएं, दो, हमने चार कर दी प्राइस। तो डिमांड को भी हम चेंज कर देते हैं, डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। तो डिमांड को कर दिया हमने 20, आंसर क्या आ गया, उसके बाद 80। अच्छा, अब कैलकुलेट करेंगे, आंसर ग्रेटर देन वन ही आएगा। लेकिन अगर आपको वैल्यूज नहीं दी हुई, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर प्राइस के कम होने से रेवेन्यू बढ़ जाए, तो वो इलास्टिक डिमांड होती है, यानी कि वो ग्रेटर देन वन होती है। और दूसरा ले लें, और अगर प्राइस बढ़ जाए, यानी कि 4 से 5 हो जाए, तो रेवेन्यू कितना आएगा, वो 80 से 50 हो गया। तो ये रिलेशन आपने याद रखना है कि प्राइस के बढ़ने से, डिमांड की बात नहीं कर रहा, प्राइस के बढ़ने से रेवेन्यू कम हो जाए, और प्राइस के कम होने से रेवेन्यू ज्यादा हो जाए। तो ये भी रिलेशन याद रखना है कि इसका मतलब है, वो क्या है, वो आपकी पीईडी ग्रेटर देन वन है, मतलब बगैर कैलकुलेट किए। तो ऊपर यही होना है, यानी कि शॉर्टकट। अगर ऊपर वाले पोर्शन में आप कोई से 2 पॉइंट ले लें, कोई से भी 2 पॉइंट, मतलब एक पॉइंट आपने यहां ले लिया, अपर हाफ ही है, और दूसरा पॉइंट आपने लेट से यहाँ ले लिया, तो इन दोनों के दरम्यान जब आप वेलोसिटी निकालेंगे, तो या रेवेन्यू देखेंगे, तो रेवेन्यू आपको, अगर प्राइस कम हो रही है तो बढ़ता हुआ नजर आएगा, और अगर प्राइस ज्यादा हो रही है तो कम होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, और लोअर हाफ में क्या है, ये जो लोअर हाफ है, इधर क्या होता है, इस हाफ में, तो ये लास्ट। ये इनइलास्टिक है, यानी कि यहाँ पर पीईडी लेस देन वन, ये भी आपको बताया इसमें क्या होता है। अच्छा, फॉर्मूला यूज करेंगे तो आंसर वन से कम आ जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन अगर आपको वैल्यूज नहीं दी हुई, तो फिर वो क्या करेगा, वो आपको बताएगा रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस एंड रेवेन्यू, क्वांटिटी नहीं। हम इसको चेंज कर दें, क्या कर दें, चार, नहीं चार नहीं, दो, जो आप दो एक कर रहे थे, ज्यादा कम कर दो। और डिमांड को क्या हुआ, डिमांड हो गई, अब बढ़नी है, हो गई 12। तो आंसर रेवेन्यू को क्या हुआ, रेवेन्यू 12 पे आ गया, यानी कि प्राइस कम करने से रेवेन्यू भी कम होगी, और अगर प्राइस बढ़ाएंगे तो रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा, क्योंकि डिमांड ने कोई खास चेंज होना ही नहीं है। तो ये क्या केस बन गया, यह बन गया पीईडी लेस देन वन। तो आपने ये इस तरीके से भी पहचानना है। और अगर आप कोई से 2 पॉइंट ले लेंगे, कहां पर, इस रीजन में, यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि आप कोई से 2 पॉइंट लेके अगर कैलकुलेट करेंगे, तो आंसर भी ग्रेटर देन वन आएगा, और अगर रेवेन्यू निकालेंगे तो वो भी प्राइस के कम होने से कम होगा और बढ़ने से बढ़ेगा। ये आपको याद रखना है, एमसीक्यू में तो बहुत कॉमनली पूछा जाता है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है आगे, क्या आ गई, कौन सी है, एक पिक्चर ले लो। ले लो, मैं तो ले लूँ, एक मिनट हट दो, नीचे करो, अब लो, ये नीचे वाला गायब हो गया। कौन सा, नहीं नहीं गायब नहीं हुआ, नीचे है क्या, जैसे ये फॉर्मूला ही है, वो आ रहा था नीचे, अच्छा इसको आप लो। अच्छा, अब ये है कि हमारे पास, मैं तो सेव नहीं कर रहा इसको, न्यू पे चलते हैं, तो इसको छोड़ो। अब आगे हमारे पास आ गया जी, ये अब ये आप बताओ मुझे, यूनिटरी इलास्टिक, वो कर्व किस तरह का होगा, ऐसा, बिल्कुल नहीं, वो ऐसा हो, और इसको बोलते हैं, याद रखना है क्या, ये जो मैं पहले लिखा था, हाइपरबोला डिमांड कर्व। अच्छा, इस हाइपरबोला डिमांड कर्व क्या होता है, ये पता होना चाहिए, क्या हुआ, क्या याद आ गया,
यही देखो। और देखिए, अच्छा ये इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि किसी तरफ भी ये झुकाव नहीं रखता, और ये आपके एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच भी नहीं करेगा। और इसकी खासियत ये है लीनियर डिमांड कर्व से डिफरेंट, कि आप यहाँ पॉइंट ले लो, या आप यहाँ पॉइंट ले लो, या आप यहाँ ले लो, कहीं पर भी तीनों कर्व पे आपकी जो पीईडी है, पीईडी वो हमेशा इक्वल टू वन ही रहेगी। तो ऐसा डिमांड कर्व जिसपे कहीं भी पॉइंट ले लें और आपकी राशि में कोई चेंज ना आए, तो वो हाइपरबोला डिमांड कर्व है। और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व को आपने ऐसे ही शो करना। अभी भी दिखा भी देते, समझ आ गई आप? और अगर आप निकालेंगे भी तो आंसर बन ही आएगा, अगर आप कोई सी दो पॉइंट लेकर उसमें निकालना चाहेंगे। अच्छा, और फिर इलास्टिक है और इन इलास्टिक है, ये आपने कल भी बात की थी, लेकिन चलिए हम तो अभी डिटेल में देख ही रहे हैं तो देख लेते हैं। वो किस तरह का होता है? अगर आपने इन इलास्टिक जो होता है वो स्टीप होता जाता है, तो ये बिल्कुल स्टीप हो जाएगा, है ना? और ये क्या शो कर रहे हैं कि प्राइस में चेंज आई जा रहा है, लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा। और इसी तरह से जो, और इसको क्या बोलते हैं हम? ये इन्फिनिट इलास्टिक है, इन्फिनिट कह रहा हूँ, जीरो इलास्टिक, यही बोलते हैं ना? और या पीईडी इज इक्वल टू जीरो भी बोल सकते हैं इसको, ये भी होता है। तो हम कहेंगे कि डिमांड इज नॉट रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन प्राइस एट ऑल, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। और अगर आप दूसरा एक्सट्रीम केस ले लें, तो उसमें वो मुकम्मल फ्लैट हो जाता है। और ये क्या शो कर रहा होता है कि भाई अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी बेच रहे हैं, तो प्राइस को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। शायद प्राइस चेंज हो भी रही हो लेकिन नजर नहीं आ रही है इतना, क्योंकि ये आप कह लो कि यहाँ पर डिमांड हो जाती है हाइपर सेंसिटिव। हाइपर सेंसिटिव मतलब इतनी ज्यादा चेंज हो जाएगी कि आप उसको मैयर ही नहीं कर सकते। और इसी वजह से, क्योंकि मैयर नहीं कर सकते, इसको इन्फिनिट इलास्टिक बोलते हैं। तो अब आपने अगर डिमांड का चेंज दिखाना है ना, तो प्राइस का चेंज दिखा ही नहीं सकते। कौन सी, ये वाली? ये वाली नहीं, इसको आप परफेक्टली इलास्टिक बोलेंगे ना। अच्छा, परफेक्टली, परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं, देखिए। और उसको क्या बोलते हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक। इन्फिनिट भी इसको बोल दिया, ये भी समझ आ गया हमें। यहाँ पर दे दें, तो इसका मतलब है कि आप प्राइस के चेंज को इतना माइन्यूट होगा कि ग्राफ में शो ही नहीं कर सकते। तो हाइपर सेंसिटिव है ना, अगर प्राइस के चेंज को दिखाओगे तो डिमांड का चेंज तो इन्फिनिट होगा, वो आप दिखा ही नहीं सकते। तो आपने अगर इन्फिनिटी, तो आप नहीं काउंट कर सकते। तो अगर आपने दिखाना है डायग्राम से कि इन्फिनिटी क्या होती है, तो प्राइस को चेंज ही ना करो। तो दिखा ही रहे हैं कि ऐसा इतना माइनर चेंज है कि नजर नहीं आ रहा, लेकिन डिमांड में फिर भी इतना बड़ा चेंज है। तो अगर प्राइस के चेंज को दिखा दिया तो डिमांड का चेंज आप दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि वो इन्फिनिटी में चला जाएगा। यही है ना? ठीक है जी, ये समझ आ गई आप? और एक चीज जो अब आपको बतानी है, जो अभी ऊपर रिलेशनशिप बताया आपको, प्राइस और रेवेन्यू का रिलेशन। मुझे जरा बताओ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्राइस, यहाँ लिख रहा हूँ क्वांटिटी, और यहाँ लिख रहा हूँ टोटल रेवेन्यू। तो मुझे बताओ, प्राइस आपकी हम वही ले लेते हैं 5, क्वांटिटी डिमांडेड 20, चलो 10 कर, एक ही बात है, 100। अब अगर तो मैं जीरो इलास्टिक का बनाना चाह रहा हूँ, तो प्राइस 10 हो गई, डिमांड को क्या होगा? 20, वो 20 ही रहेगी। और रेवेन्यू 200। हमने इन इलास्टिक में भी यही पढ़ा है। अब इसमें एक चीज समझने वाली है, यहाँ पे प्राइस बढ़ने से रेवेन्यू बढ़ता है। अगर इन इलास्टिक डिमांड हो तब भी यही होता है। लेकिन अगर जीरो इलास्टिक हो, यानी कि इन इलास्टिक या एक्सट्रीम केस, कंप्लीटली इन इलास्टिक या परफेक्टली इन इलास्टिक, एक ही बात है, तो उसमें प्राइस के
बढ़ने से रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, लेकिन उसमें एक रिलेशनशिप आ गया यहाँ पर, क्या है कि जितना चेंज प्राइस में आएगा उतना ही चेंज रेवेन्यू में आएगा। देख लो, क्या प्राइस में 100% चेंज नहीं आ रहा, 5 से 10 हो रही, और रेवेन्यू में चेंज 100%, क्योंकि डिमांड में चेंज ही नहीं आना, तो प्राइस में जितना चेंज आएगा रेवेन्यू में उतना ही चेंज। तो ये भी आपने आइडेंटिफाई करने के लिए कि यार ये परफेक्टली इनलास्टिक केस है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह अगर मैं इसको चेंज कर दूं, मैं कहता हूं कि प्राइस 5 थी ना, तो अब प्राइस में मैं चेंज नहीं कर रहा, तो ये कर दूं? नहीं, उसको दिखा नहीं सकते ना हम उसको, यानी कि अगर मैं करता हूँ प्राइस 4 कर दी, तो क्वांटिटी कितनी हो गई? क्वांटिटी होगी इन्फिनिटी। हिमें लिखिए नॉट, देखिए कैलकुलेट नहीं कर सकते। इन्फिनिटी कर रहा हूँ। हाँ, तो रेवेन्यू भी फिर इन्फिनिटी में जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन नहीं था। 12, ठीक है, तो वो टेबल से नहीं दिखा सकते। अच्छा, अब वापस चलते हैं इधर। अभी आप इसको खुद भी देख सकते हैं, इलास्टिक इलास्टिक क्या होता है। नहीं, अच्छा ये हमने देख लिया, ट्रायल डिमांड पीडी फार्मूला वगैरह मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, आपको पता है सारा ये हमने। अच्छा, अब ये दो कर्व नजर आ रहे हैं, तो ये डिमांड फॉर ए, जो डी ए है, ये क्या है? ये है लास्ट। इन इलास्टिक। और डी बी जो है वो इलास्टिक हो गया, पर ये आपको पता ही है, इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है हमें। अच्छा, सम स्पेशल पीडी है वो पढ़ लिया 0, ये ऐसा, ये 0 है ना, प्राइस में चेंज आ रहा है, उसमें चेंज नहीं आ रहा। और ये दूसरा, ये भी पढ़ लिया, कोई बताने की जरूरत नहीं है। यूनिटरी वो भी पढ़ लिया, देख लो कैसा है। और अब फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिमांड, ये बात भी हुई थी पहले, इसको मिक्स नहीं करना किससे? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड का, डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड और है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिमांड और है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड जो है ना, वो नॉन प्राइस फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिमांड, ये सिर्फ क्या करते हैं, ये सिर्फ डिमांड को या तो प्राइस सेंसिटिव बनाते हैं या प्राइस इनसेंसिटिव, बस इनका ये काम है, इनका काम शिफ्ट करना नहीं है डिमांड। तो ये भी बड़ा हुआ है। अगर अवेलेबिलिटी एंड अट्रैक्टिवनेस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, मतलब सब्स्टिट्यूट ज्यादा अवेलेबल होंगे या वो भी अट्रैक्टिव है ज्यादा, तो आपकी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो ज्यादा प्राइस सेंसिटिव होगी, इलास्टिक होगा, ये पता है आपको। और अगर सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे तो इलास्टिक होगी, ये आपको बारे में, इसके बारे में पता है, मैं नहीं इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज जो यहाँ हम देख लें कि सब्स्टिट्यूटेबिलिटी इशू जरा देख लें, 1 मिनट। अ, ये देखें, क्या जी, क्वालिटी एंड extent to which information is available about products and consumer needs so as to be able to satisfy their particular wants and needs। मतलब आपके पास एक प्रोडक्ट ले रहे हैं और आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि और अल्टरनेटिव प्रोडक्ट कितने हैं, तो आप क्या करोगे? आप वही प्रोडक्ट ले लोगे, प्राइस ज्यादा भी है तो। डिमांड क्या होगी? इन इलास्टिक। और अगर आपको पता है कि आपने सर्च किया हुआ है, किसी ने बताया हुआ है कि यार ये ना ना मिले तो दूसरा ले लेना, तो डिमांड इलास्टिक हो जाएगी। यहाँ पर उन्होंने इंटरनेट की बात की हुई है, उसमें तो जितने मर्जी प्रोडक्ट देख लें आप। फिर एक्सटेंड टू पीपल कंसिडर द प्रोडक्ट टू बी ए नेसेसिटी और अ लग्जरी, ये भी बड़ा है। क्या नेसेसिटी है तो डिमांड क्या होगी? इन इलास्टिक। लग्जरी है तो इलास्टिक, क्योंकि आप उसके बगैर सर्वाइव कर सकते हैं। एडिक्टिव है, ये भी पता है, एडिक्टिव है तो इन इलास्टिक। प्राइस बड़े कम हो आपने तो वो लेनी लेनी है। और ब्रांड इमेज ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि ब्रांड इमेज करता क्या है, अच्छा ब्रांड इमेज कंज्यूमर लॉयल्टी की तरफ ले जाता है, और कंज्यूमर कहता है भाई जो मर्जी हो मैं लेने नहीं, तो लो ना यार, 14 वो 16 प्रो मैक्स लो, 15 नहीं लिया तो छोड़ो, डायरेक्ट 16 पे लिया। अच्छा, रिलेटिव एक्सपेंस ऑफ द प्रोडक्ट, ये भी समझ आती है। इसका दूसरा नाम क्या है? पोलर में भी पड़ा हुआ है, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ प्रोडक्ट। जितना ज्यादा किसी चीज पे खर्च करते हैं उतनी उसकी डिमांड इलास्टिक होती जाती है, पहले ही इतना खर्च कर रहे हैं। और जितना एक प्रोडक्ट पे आपकी, हाँ, जितना एक प्रोडक्ट पे कम खर्च करते हैं हम, मतलब आपकी इनकम का कम हिस्सा लगता है, तो उसमें फिर आपकी डिमांड प्राइस इन इलास्टिक होगा। टाइम पीरियड, ये भी बताया क्या मतलब?
अगर आपके पास टाइम ज्यादा है बाय करने का तो आप सर्च कर सकते हैं, और फिर भी तो प्राइस थोड़ी सी तो बढ़ेगी। भाई तेरे से नहीं लेना, हम ढूंढेंगे, कल मैं पूरी मार्केट सर्च करूंगा। हाँ, और अगर टाइम नहीं है तो फिर लेना पड़ेगा। चलें ये अच्छा। अब पीरियड है डाउनवर्ड स्लोपिंग लीनियर डिमांड का मैंने आपको बता दिया, ये बात बता दी हुई आपको, ठीक है, मैं इसको नहीं डिस्कस कर रहा। ये आगे आगे हमारे पास इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चलिए इसको हम अभी नहीं करते, लेकिन ये आपने वैसे तो पढ़ लिया हुआ है, ठीक है ना। इसको हम फिर आगे अब बाद में कंटिन्यू करते हैं, वरना नहीं पढ़ता, थोड़ी सी बात हम जरूर कर लेते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे। इनकम इलास्टिक डिमांड में दो वेरी, जिस तरह प्राइस इलास्टिक डिमांड में दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को स्टैब्लिश किया जाता है, प्राइस और डिमांड। लेकिन एक के चेंज होने से दूसरा कितना रिस्पॉन्ड करेगा, ये हम देखते हैं उसकी रिस्पॉन्सिवनेस। यहाँ इनकम इलास्टिक डिमांड आ गई, तो यहाँ पर इनकम के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज है। मैंने आपको बताया ना, वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो चेंज करता है, डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो चेंज होता है। तो प्राइस इलास्टिक डिमांड में इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्राइस होता है, उसके चेंज होने से डिमांड चेंज होती है, और डिपेंडेंट डिमांड होता है। और इनकम इलास्टिसिटी में इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनकम है और डिपेंडेंट डिमांड है। अच्छा, और इनमें रिलेशन क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और क्यों, नॉर्मल गुड के केस में जिससे लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि बंदा चाहेगा अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाए। और इंफीरियर गुड्स क्या करती हैं, इसलिए लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ता, तो इनकम और वो क्वालिटी भी उनकी अप टू द मार्क नहीं है, तो इनकम बढ़ने से आप उनको छोड़ेंगे। हमने बात भी की थी, आप एक गंदा सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं कि वो पैसे नहीं है, इनकम बढ़ गई तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ेगी, उसकी कम होगी। अच्छा, फॉर्मूला आप गौर करो, तो फॉर्मूला मोरलेस क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वही है, नीचे चेंज परसेंटेज चेंज इन प्राइस की जगह, परसेंटेज चेंज प्राइस की जगह पे क्या आ गया, इनकम आ गया। फॉर्मूला वही रहा, तो इसमें भी ग्रेटर देन वन, लेस देन वन, इक्वल टू वन होगा, ठीक है, लेकिन हम आज नहीं देख रहे, इसको भी आगे देखते हैं। आज इतने की